हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एनईपी के अंतर्गत जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। जूलॉजी का जो पेपर है, जीन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का 2023 का जूलॉजी का एग्जाम हो चुका है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर आया था आज उसके सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक, देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होते हैं उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, इस प्रोसेस को जो रिवर्स कर दे, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इस प्रोसेस को जो रिवर्स हो कर दिया, यानी आरएनए से अगर डीएनए बनने लगे, आरएनए से अगर डीएनए बनने लगे तो ये प्रोसेस कहलाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को जो करता है, इस प्रोसेस में जो हेल्प करता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या है, आरएनए से डीएनए बना रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। टू ट्रांसक्राइब डीएनए इनटू आरएनए, नहीं, ये तो नॉर्मल बीटा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, तो ये वाली तो प्रोसेस नहीं होने वाली है। टू ट्रांसक्राइब आरएनए इनटू डीएनए, दिस, यस, ये क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रिवर्स कर रहा है, यानी आरएनए से बच्चा डीएनए बना दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर बी इज करेक्ट आंसर। टू ट्रांसक्राइब आरएनए इनटू डीएनए, आरएनए से डीएनए बना दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं, मैंने बताया आपको, मीन, मीडियन एंड मोड। इसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो यूट्यूब पे मेरा बायोस्टेट का वीडियो पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हमारा ए ठीक है। मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है, मीन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। डिटरमाइन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन आपने वीडियो में दे रखा है, लेकिन ठीक है, हम सिंपल क्वेश्चन है, इसको निकाल लेते हैं। अरिथमेटिक मीन निकालने का हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है, मीन इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, यानी जितने भी इंडिविजुअल वैल्यू हैं उन वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। ठीक, सारी वैल्यूज का सम ले लेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन सबको ऐड कर लीजिए, तो 11 में 9 ऐड करेंगे 20, 20 में 10 ऐड किया 30, 30 में 10 ऐड किया 40, 40 में 5 ऐड किया 45, 45 में 5 ऐड किया 60 और 10 70 और 70 10 80। ठीक है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। 11 9 20, 10 30, 10 40, 5 45, 5 50, 10 60, 10 70, सॉरी, ये टोटल इसका सम कितना हो गया 70। यानी हम इसको डिवाइड, यानी हमारा मीन होगा 70 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 70 डिवाइडेड बाई 7, यानी इसका आंसर आ गया 10। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड इज द, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, मेरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए डिटेल में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर, सी इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, जो भी, जैसे सपोज कोई एक वैल्यू दी है, डाटा दिया 3 4 5 6 5 6 7, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ही डाटा दिया है, तो इसमें पूछा जाए व्हाट इज द मोड। ठीक, तो जैसे ये डाटा दिया, इसमें पूछ लिया मोड क्या होगा, तो देखिए 10 हमारा 2 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, तो 10 इज द मोड। जो वैल्यू रिपीट होती है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरेंस डाटा होता है, दैट इज कॉल्ड मोड। ठीक है, तो मोड हमारा क्या हो गया यहाँ पर, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो वैल्यू बार बार आए वो हमारा मोड कहलाता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ठीक है, तो जो मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए ठीक होगा। ठीक है, ए को हम, यानी मीन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर, तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा मीन ठीक है। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स अंडर मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक, तो ये सारे ही आपके मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम
क्या क्या पढ़ते हैं, आपका रेंज, ठीक, रेंज भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज दिया है, क्वार्टाइल डेविएशन ये भी आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत आता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत आता है। वेरिएंस भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये इज नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए परसेंटेज एक्सप्रेशन ऑफ, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए परसेंटेज एक्सप्रेशन ऑफ। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा यहाँ पर ठीक होगा बच्चा ए। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए परसेंटेज एक्सप्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, हम फार्मूला देखना चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है एसडी डिवाइडेड बाय मीन। ठीक, एसडी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, दैट इज कॉल्ड हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा to calculate the median, all the items of a series have to be arranged in a ascending or descending, और descending order में अरेंज कर लेते हैं और हम मिडिल वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक, अगर हमारा ऑड नंबर है तब हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर इवन नंबर डाटा है तो हम क्या करेंगे, दो मिडिल वैल्यू को ऐड करके फिर उनका हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रीड और राइट मेमोरी, इसका आंसर हमारा ए ठीक है। रोम का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें तो इसका एक्सपेंशन होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम आपका ये भी इंटरनल मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, ये आपकी डीवीडी एंड हार्ड डिस्क, ये दोनों आपकी क्या है, एक्सटर्नल डाटा, एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ठीक है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन एक डेड लैंग्वेज होती है, मोस्टली टर्मिनोलॉजी को हम लैटिन वर्ड से ही लेते हैं। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम कैन बी इमोबिलाइज्ड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि एंजाइम्स को मोबिलिटी को स्टॉप कर देना है। एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो नाम जैसे है, मतलब एंजाइम्स हमारे मूव नहीं करे, इमोबिलाइज नहीं करे, उनके मूवमेंट को रोक दिया। तो इसमें करते क्या है, हम कोई एक सरफेस लेते हैं, इस सरफेस के ऊपर हम एंजाइम्स को रख देते हैं। सपोज ये हमारा एक एंजाइम है, ठीक, ये हमारा क्या है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम हमारा इस सरफेस से, ये सरफेस है जो इस सरफेस से स्टिक हो जाएगा, इस सरफेस से अटैच कर दिया जाएगा इस एंजाइम को, तो अब ये एंजाइम मूव नहीं करेगा। ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंजाइम इमोबिलाइजेशन, और दिस एंजाइम इज कॉल्ड इमोबिलाइज्ड एंजाइम। इस तरीके के जो एंजाइम को हम क्या कहते हैं, इमोबिलाइज्ड एंजाइम। ठीक, और ये प्रोसेस क्या कहलाए, इमोबिलाइजेशन। तो हम किसी सरफेस पर अपने इस एंजाइम्स का, यानी यहाँ पर अब देखिए एंजाइम मूव नहीं करेगा, यानी इसी एंजाइम्स के ऊपर अब सबस्ट्रेट आएगा, रिएक्शन हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। एंजाइम यहीं का यहीं रहेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है इसका, हम इस एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करते हैं डिग्रेडेशन और डीएक्टिवेशन की प्रोसेस के। ये एंजाइम हमारा प्रोटेक्ट रहता है डीएक्टिवेशन और डिग्रेडेशन से। ठीक, दूसरा बेनिफिट क्या होता है, हम इस एंजाइम्स को बार बार रीयूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, हमको अपना सबस्ट्रेट डालते रहेंगे, प्रोडक्ट मिलता रहेगा। एंजाइम्स हमारा इस सरफेस से अटैच है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यानी हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जा रहा है इससे, यानी कम पैसे में हम, क्योंकि एंजाइम्स का यानी कम यूज कर पा रहे हैं और हमको प्रोडक्ट मिलता जा रहा है। इनहेंस द स्टेबिलिटी, एंजाइम्स की स्टेबिलिटी, और यानी ये क्या कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी को भी इंप्रूव कर दे रहा है, यानी जो कैटालिटिक एबिलिटी है एंजाइम्स की वो बढ़ जा रही है। यानी एंजाइम का एक ही मॉलिक्यूल कई सारी रिएक्शन को
कैटालाइट कर सकता है। इजी सेपरेशन ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब ये जो देखिए एक बेनिफिट ये भी होगा, ये हमारा एंजाइम क्योंकि सरफेस के साथ अटैच है, ये हमारा प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट और एंजाइम को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमको हमारा जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम से कंटामिनेटेड भी नहीं होगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें एंजाइम इमोबिलाइजेशन, पहले तो सॉरी, एंजाइम कैन बी इमोबिलाइज्ड, ठीक, यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। ठीक है, तो जो एंजाइम इमोबिलाइज मटेरियल है, यानी जो सरफेस है, ठीक, जिस पर हमारा एंजाइम्स अटैच कर रहा है, जिसकी वजह से एंजाइम हमारा इमोबिलाइज, ये सरफेस का जो नेचर है, ये जो मटेरियल है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहे हैं। या तो ये इनऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है, हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कैरियर है, ठीक, या इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है बच्चों, ठीक है। और हमारा क्या हो सकता है, ये तीसरा हमारा हो सकता है ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर। हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेके उससे ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर, ठीक। तो अगर हम इनऑर्गेनिक कैरियर की बात करें तो इसमें हमारे आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, कॉमर्शियली अवेलेबल जो हमारे ग्लास, ठीक है, सिलिका, ग्लास हमारा हो गया, सिलिका हो गया बेटा, ठीक। तो जो ये सिलिका को ही हम एक और नाम से जानते हैं, कैल्शियम एल्जिनेट। किस नाम से जानते हैं बेटा, कैल्शियम एल्जिनेट, ठीक। और हमारे जो क्ले होते हैं, क्ले जो हमारे मिनरल मटेरियल्स हैं, क्ले हो गया, सिलाइट हो गया, ठीक है, सेंटोनाइट हो गया, ये सब क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जिनका यूज हम एज ए इमोबिलाइजेबल मटेरियल के रूप में करते हैं, एंजाइम इमोबिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक। अब हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो इसमें हमारा आ जाता है सेलुलोज, काइटिन, ठीक है, डेक्स्ट्रन, ठीक, पॉलीसैकेराइड, अगेरोज, स्टार्च, पैक्टिन, काइटोसन, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो यूज होते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेटिक मटेरियल की बात करें तो पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, एक्रिलिक पॉलीमर्स, दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपका वाटर में यानी एंजाइम आपका डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो वाटर हमारा यहाँ पर पूछा क्या, एंजाइम कैन बी इमोबिलाइज्ड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल एक्सेप्ट यानी किसमें कौन सा इमोबिलाइज्ड का काम नहीं करेगा। तो वाटर आपका ऐसा है जो कि इमोबिलाइज्ड मटेरियल का काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें आपका एंजाइम डिसॉल्व हो जाता है। बाकी काइटिन, अगर और कैल्शियम एल्जिनेट, ये तीनों ही आपके क्या हैं, इमोबिलाइज्ड मटेरियल हैं, जो कि आपका इमोबिलाइजेशन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वाटर राइट आंसर है, ठीक है, काइटिन या काइटोसन, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया है, ये ऑर्गेनिक टाइप ऑफ मटेरियल है। और आपका कैल्शियम एल्जिनेट को हम सिल्का भी कहते हैं, सॉरी ये एक इनऑर्गेनिक टाइप का है और हम इसको सिल्का भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका इनऑर्गेनिक कैरियर के रूप में काम करता है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, क्योंकि वाटर में एंजाइम डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो वाटर हमारा नहीं हो सकता। Which of the following प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम, मैंने अभी बताया क्या कर रहा है, ये इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इम्प्रूव कर दे रहा है, ना कि थर्मल एबिलिटी बढ़ा रहा है, ना स्पेसिफिसिटी बढ़ा रहा है, ना प्रोटीनेशन, उसकी कैटालिटिक, उसकी कैटालाइज करने की प्रॉपर्टीज को, पावर को बढ़ा दे। विच टिश्यू सैंपल आर यूज्ड फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम ऐसे सैंपल का यूज करें जिसमें डीएनए होना चाहिए। जो ये क्वेश्चन है हमारा, विच टिश्यू सैंपल आर यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक। तो हम यहाँ पर हेयर है, ठीक, हेयर से भी हम यूज करते हैं, हेयर को भी, ब्लड को भी, ठीक। अब ब्लड में देखिए, ब्लड में हमारा डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों ब्लड के अंदर, भाई हमको डीएनए सैंपल लेना है, तो डीएनए हमको कहाँ मिलता है, भाई एक कोश सेल होती है, कोशिका होती है बेटा, कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमको क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। डीएनए जहां पर भी मिलेगा हमको, वो सारे
चीज़ों को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं एज ए सैंपल। ठीक, तो यानी हम हेयर को भी यूज कर सकते हैं, हेयर के अंदर भी हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर भी, लेकिन ब्लड में देखिए, ब्लड में बेटा क्या होती है हमारी, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, WBC होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो जो RBC होती है, मैच्योर RBC कैसे होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो हम RBC को नहीं यूज करते हैं। हमारा जो न्यूक्लियस कहाँ से मिलेगा हमको, WBC से। ठीक, ये कैसे होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, यानी WBC में। तो डीएनए अगर इसको और डीपली पूछे तो पूछ ले, ये सारे दे दे कि हमको क्या लेना पड़े, ब्लड में से भी हम कौन सी सेल्स को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो हम RBC को नहीं कर सकते। अब यहाँ हेयर भी कर रहे हैं, ब्लड भी कर रहे हैं, स्किन भी। ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बच्चों देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, इसमें है विच टिश्यू, अगर टिश्यू सैंपल पर हम जाएं तो देखिए हेयर है, जो हेयर में, हेयर एक तो टिश्यू नहीं होता है हमारा, और अगर हेयर की बात करें तो हेयर पे तो ऊपर जो हेयर होता है उसमें डेड सेल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल में ही लाइफ सेल, यानी हेयर फॉलिकल जब होगा तभी हम उसको ब्लड सैंपल के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। स्किन हमारा एक ऑर्गन है, ये टिश्यू नहीं है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ब्लड इज अ राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। ठीक है, क्योंकि बी हमारा एक क्या है, एक टिश्यू है, फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि स्किन क्या है, हमारा एक ऑर्गन है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो ये इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर बाकी तो वैसे हम सभी को एज ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में ट्रिक दिया क्योंकि उन्होंने लगा दिया टिश्यू सैंपल, तो टिश्यू सैंपल में हमारा ब्लड इज अ राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट क्रिएटेड द फर्स्ट बायोइन्फॉर्मेटिक डाटाबेस। ये मैंने वीडियो डिटेल में बनाया है, इसको देखिए। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये हमारा प्रोफेसर मार्गरेट ड्यूफ, यानी ये ऑप्शन हमारा ठीक है। इन्होंने फर्स्ट डाटाबेस को प्रिपेयर किया था। डिटेल में देखने के लिए मेरा आप वीडियो देख सकते हो। द टर्म bioinformatics was coined by, the term bioinformatics was coined by Pauling Hochberg। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन सपोर्ट मटेरियल फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन इज, तो ग्लास भी है, अभी बताया मैंने, सेलुलोज भी है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पैक, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पैक, ये भी होता है। तो ये यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें कई सारी ट्रिक होती है सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ देखिए एक ट्रिक काम कर देगी। सपोज आपको पैक नहीं पता था, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल नहीं पता था कि दिस इज ए सपोर्ट मटेरियल फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन, बट यू नो ग्लास एंड सेलुलोज बोथ आर द सपोर्ट मटेरियल फॉर द एंजाइम इमोबिलाइजेशन, यानी आपका ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो ये अब यहाँ पर भाई दो ऑप्शन तो टिक कर नहीं सकते, तो ठीक है, यानी मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, यानी हमारा ऑल द अबव यहाँ पर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द मेथड्स यूज्ड फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन के जो मेथड हैं, उन मेथड्स को हम क्या करते हैं, टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एंजाइम इमोबिलाइजेशन के जो मेथड्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, टू कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहे हैं। फिजिकल मेथड्स, ठीक है, फिजिकल मेथड्स बच्चों, और दूसरे हमारे केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स, जो फिजिकल मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड में हमारा आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंट्रैपमेंट, और हमारा आता है इनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, ठीक, और केमिकल मेथड में हमारे आते हैं तो मेथड होते हैं हमारा, एक तो होता है सपोर्ट और दूसरा होता है हमारा क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा, ठीक, तो वो सपोर्ट सिस्टम के द्वारा या क्रॉस लिंकिंग के द्वारा। अब यहाँ देख लीजिए, यानी एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन इज अ फिजिकल मेथड, कोवेलेंट बॉन्डिंग
ठीक है, दिस इज आल्सो अ मेथड। और क्रॉस लिंकिंग, दीज बोथ आर द केमिकल मेथड। ठीक है, तो यानी ये क्या बचा हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज नॉट द मेथड फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये तीनों मेथड हैं एंजाइम्स इमोबिलाइजेशन में यूज होने वाले, सी वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, यानी सी ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसका मैंने वीडियो डिटेल में बना दिया है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये सारे ही, ड्रग डिजाइनिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, दैट इज द फाइलोजेनेटिक। तो ये हमारा सारा ही तीनों ही है एप्लीकेशन। तो ये नॉट पूछा है, तो नन ऑफ द एबव यहाँ पर राइट ऑप्शन। द स्टेप वाइज मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, द स्टेप वाइज मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर साइंस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक, एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन क्रॉप, जीन्स का इंप्रूवमेंट करना, जेनेटिक इंप्रूव, तो हम फील्ड में पानी देने से इंप्रूवमेंट नहीं हो जाएगा। ठीक, इन इरिगेशन फील्ड टू इंक्रीज यील्ड बढ़ जाएगा नहीं, बट दिस इज नॉट द जेनेटिक इंप्रूवमेंट, इससे हम जीन्स में कोई चेंज नहीं कर सकते। यूजिंग केमिकल टू कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट कंट्रोल कर देंगे तो ये इससे भी हमारा जीन्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी ये भी आंसर ऑप्शन नहीं है, ये नहीं। डेवलपिंग हाइब्रिड क्रॉप्स विद द डिजायरेबल ट्रेट, यस, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड क्रॉप में हम दो डिफरेंट वेराइटी का क्रॉस करा कर एक नई वेराइटी बना, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, जीन्स में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन डेटाबेस। ये मैंने बताया है, ये मेरे वीडियो में डिटेल में दिया हुआ था, यूनिप्रोट इज अ, ठीक है, प्रोटीन डेटाबेस, इसको देख लेना वीडियो को। द पर्पस ऑफ यूजिंग अ सेलेक्टिव मीडिया, द पर्पस ऑफ यूजिंग अ सेलेक्टिव मीडिया इन माइक्रोबियल कल्चर 23। ठीक, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज ठीक है, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो। देखिए सेलेक्टिव मीडिया का मतलब क्या है बेटा, सेलेक्टिव मीडिया का मतलब ये है उसमें हम ऐसे न्यूट्रिएंट डालते हैं जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। मीडिया का मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए हम एक कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, एक न्यूट्रिएंट बहुत सारे डालते हैं उसमें जिसमें माइक्रोब्स को ग्रो कर सके। तो जो सेलेक्टिव मीडिया है, सेलेक्टिव मीडिया का मतलब ये है, सेलेक्टिव मीडिया का मतलब क्या है कि उसमें हम कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए कि वो पर्टिकुलर माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने दे रहा, न्यूट्रिएंट हम इस तरह के यूज करेंगे। ठीक है, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रोब, यानी फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्रॉप मेथड इंप्रूवमेंट इज द मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ठीक है, बहुत सारे मार्कर, जेनेटिक मार्कर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे SNP है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP, these are the molecular marker जो हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज होते हैं। ठीक है, तो उन ब्रीडिंग प्रोग्राम की हेल्प से हम क्या करते हैं, वैरायटी को, क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट है। देखिए जो वीडियो मैंने बताए जो आपको हेल्पफुल है, इस पेपर का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए उनका मैंने लिंक दिया है यहाँ पर, और आप इस वीडियो को देखिए, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी स्टूडेंट के लिए शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।